नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 436। हम अपने दर्शकों की बातें सुनते हैं जो वे मुझे मेल करते हैं। मैंने पिछले कई दिनों से नोटिस किया कि हमारे कई दर्शक हैं जमालपुर शहर के, बिहार का जमालपुर शहर, और दर्शक कह रहे हैं जमालपुर की कोई कहानी तो सुनाइए। देखिए, दर्शक सब कुछ है हमारे लिए। तो मैंने लाल डायरी के पन्नों को पलटा। वैसे भी यदि जमालपुर शहर को आप जानते हैं तो जमालपुर शहर एक ऐसा शहर है बिहार में जिसे ब्रिटिश राज में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। इतिहास यदि देखेंगे, 1862 में इस शहर की स्थापना हुई 1862 में, और जमालपुर शहर को रेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है, रेल कारखाना। देखिए, जमालपुर शहर कितने शान का शहर था कि जमालपुर शहर में जिमखाना, जमालपुर शहर में गोल्फ कोर्स, जमालपुर शहर में बैप्टिस्ट चर्च, जमालपुर शहर में कैथोलिक चर्च, मठ, मंदिर, मस्जिद तो पूछिए ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 1862 में यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे ने, मतलब ब्रिटिश हुकूमत में, रेल कारखाना की स्थापना की थी। और फिर यहाँ काम करने को आए थे देश दुनिया से लोग। तो देखिए, आज़ादी के बाद तो भारतीय ही रह गए और जमालपुर शहर अपने शान में रहा। आप इस बात से भी कल्पना कीजिए कि हम पटना के लोग पटना में जिस नॉटे डम एकेडमी पर फख्र करते हैं कि लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल, वह जमालपुर में भी है। खैर चलिए, हमें तो कहानी सुनानी है अपराध की। तो आपको ले चलेंगे साल 2001 में और जमालपुर शहर ले चलेंगे। वैसे भी आपको यह बता दें कि यदि साल 2000 से लेकर 2005 तक बिहार के हाल को आप देखेंगे तो बहुत रोएंगे। यदि विश्वास न हो तो आप अखबार के पन्नों को, पुराने पन्नों को पलट लीजिए। केवल आपको क्राइम की खबरें दिखाई पड़ेगी, कोई पॉजिटिव खबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और हम तब तो फील्ड रिपोर्टर थे। हमारी हालत तो यह थी कि मैं रात को पहुंचता था किसी वारदात को कवर कर, और पहुंचने के पहले ही इस बात का टिकट कट गया होता था संस्थान की ओर से कि आपको सुबह उस शहर को जाना है। खैर चलिए, तो जमालपुर शहर आपको ले चलते हैं। वारदात की तारीख है 11 अप्रैल 2001। 12 अप्रैल 2001 को मैं जमालपुर गया था, इसलिए यह कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। लाल डायरी में सब कुछ दर्ज है। जैसा हमने कहा, वहाँ रेल कारखाना, बहुत बड़ा रेल कारखाना। लेकिन 1990 के बाद जमालपुर शहर को नज़र लग गया था, बुरी नज़र लग गया था। यहाँ रंगदारों का वर्चस्व, हफ्ता वसूली, अपहरण का धंधा शुरू हो गया था। परिणाम इसका ये निकला कि रेल कारखाना में दूसरे प्रदेशों से काम करने वाले लोग जो यहाँ थे, उनमें से कईयों ने या तो अपना स्थानांतरण ले लिया, ट्रांसफ़र ले लिया, या फिर कईयों ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए। तो देखिए, 11 अप्रैल 2001 की कहानी ये है कि एक परिवार है और परिवार के मुखिया हैं गौतम मुखर्जी। ये वहाँ के रेल कारखाने में डीजल सेट के इंजीनियर हैं। बहुत छोटा सा परिवार है। पति गौतम मुखर्जी, पत्नी प्याली मुखर्जी। पत्नी प्याली मुखर्जी जो हैं वो खूबसूरत भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। उनके परफॉर्मेंस को जमालपुर ने देखा है, पार्टियों में देखा है, परिवार के फंक्शंस में देखे हैं। तो गौतम मुखर्जी और प्याली मुखर्जी, इस परिवार में एक तीसरा जो है वह नन्ही सी संतान है 6 वर्ष की, जिसका नाम है शोभना। तो 3 लोगों का परिवार, और यह परिवार रहता है रेलवे क्वार्टर में, मतलब सरकारी बंगले में। तो जो रेलवे क्वार्टर है वहाँ और भी लोग रहते हैं, पूरी कॉलोनी ही बसी है, और इस कॉलोनी को अपराधियों की नज़र लगी हुई है। देखिए, जैसा हमने कहा कि प्याली मुखर्जी गौतम मुखर्जी की पत्नी देखने में सुंदर थी और गला भी बहुत सुंदर था, मतलब आवाज़। तो घटना जो है 11 अप्रैल 2001 की, कि ये गौतम मुखर्जी, ये परिवार जो है मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बैरकपुर का रहने वाला।
तो 11 अप्रैल 2001 की शाम को गौतम मुखर्जी अपनी नन्ही सी बिटिया 6 साल की शोभना को लेकर बाजार गए हुए थे और जब सांझ ढल चुकी, रात होने को था, तो वे घर की ओर लौटे। रिक्शा से आ रहे थे, पत्नी घर में थी। रिक्शा से आए अपने घर के पास, जैसे ही वे पहुंचे, बेटी साथ में है, उन्हें बाहर से ही कुछ अपशकुन लग गया। क्या अपशकुन लगा? देखिए, यह कहानी सुनाते हुए मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसी कहानियों से हम बचना चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। तो उन्होंने देखा ये कि रेलवे क्वार्टर में बाकी जो क्वार्टर्स है वहाँ बिजली तो जल रही है, मेरे क्वार्टर की बिजली नहीं चल रही है, बिजली बंद है। आखिर ऐसा क्यों? मैं तो घर में अपनी पत्नी प्याली मुखर्जी को छोड़ कर गया था। तो वे तेजी से रिक्शा से उतरते हैं, अपशकुन सा लग रहा है, और जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बेटी शोभना अभी रिक्शे पर ही बैठी है। जैसे ही वे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा भीतर से खुलता है, लेकिन दरवाजा प्याली मुखर्जी मतलब पत्नी नहीं खोलती है। यह दरवाजा कोई कसाई सा हाथ खोलता है। जाहिर तौर पर वह अपराधी है, और दरवाजा पूरा खुले इसके पहले ही भीतर से जिसने दरवाजा खोला है वह कसाई सा हाथ इस गौतम मुखर्जी साहब को भीतर खींच लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। बेटी चीखने लगती है, रोने लगती है। चीख तो सकती नहीं है, 6 साल की है, वह कुछ समझती भी नहीं है। आसपास के लोग जमा होते इसके पहले ही घर के भीतर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, और जब आसपास के लोग जमा होते हैं, गोलियां चलने की आवाज खत्म हो जाती है, घर का दरवाजा खोला जाता है, तो वहां घर के भीतर गौतम मुखर्जी और प्याली मुखर्जी की लाश पड़ी हुई है। तो समझ सकते हैं कैसी नृशंस हत्या हुई। लेकिन यह नृशंस हत्या हुई क्यों? यह और भी शर्मसार करने वाली बात है। जब मैं 12 अप्रैल 2001 को गया था तो जमालपुर बाजार बंद था, लोग आंदोलन पर थे। तो देखिए ये हत्या क्यों हुई। हमने आपको कहा कि गौतम मुखर्जी आए, बंद दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला और वे भीतर खींच लिए गए। जब वे भीतर खींचे गए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के साथ अपराधी जो है गंदा काम कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है। वे अपने को रोक नहीं पाए, उन्होंने विरोध करने की कोशिश की और यह विरोध ही उन्हें महंगा पड़ा। देखिए, कोई भी पति अपने आंखों के सामने अपनी पत्नी का रेप होते देख तो नहीं सकता था, तो यह विरोध महंगा पड़ा और प्याली मुखर्जी और गौतम मुखर्जी दोनों को अपराधियों ने ढेर कर दिया। लेकिन सवाल, भागे किधर से? आगे का दरवाजा तो भी बंद था। तो इस क्वार्टर में 2 दरवाजे थे, आगे से और पीछे से। अपराधी संख्या बाद में 3 बताई गई, ये तीनों के 3 पिछले दरवाजे से भाग गए। जब आसपास के लोग जमा हुए, बेटी का हाल तो आप समझ सकते हैं, उसने क्या समझा होगा, नहीं समझा होगा। तो अब इस कांड की विवेचना शुरू हुई कि यह कांड किस तरीके से अंजाम दिया गया, इस कांड में शामिल कौन कौन अपराधी हैं। तो देखिए, इस कांड में शामिल अपराधी का नाम सामने आया दिनेश रजक, जो तब के जमाने में जमालपुर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। दिनेश रजक का गुरु या यूं कहें कि बॉस किसी जमाने में सुरेंद्र यादव नामक एक बड़ा अपराधी हुआ करता था। लेकिन 1995 में सुरेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दिनेश रजक और सुरेंद्र यादव के दूसरे चेले चपाटी, जिनमें गुलाब राउत और राजीव नायक जैसे अपराधी थे, ने सब मिलकर एक नया गिरोह बना लिया था। अब देखिए, ये दिनेश रजक कौन था? ये सरकारी बंदा था। जानकर आप हैरान होंगे। और कहां का सरकारी बंदा था? यह रेलवे का ही कर्मचारी था। और रेलवे में भी कहां का कर्मचारी था? उसी डीजल शेड में यह काम करता था जहां गौतम मुखर्जी काम किया करते थे। लेकिन क्या यह ड्यूटी को जाता था? इसके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, नरसंहार, तमाम प्रकार के मामलों में मुकदमे दर्ज थे। यह फरारी था। तो फरारी तो ड्यूटी पर जाता नहीं होगा,
लेकिन दिनेश रजक का खौफ इतना बड़ा था कि कोई रेलवे का अधिकारी प्राधिकारी कुछ बोलता नहीं था। यह महीने महीने अनुपस्थित रहता था, एब्सेंट रहता था, लेकिन तय तारीख को इसकी तनख्वाह इसके ठिकाने पर भेज दी जाती थी। तो यह इसका खौफ था, यह इसका आतंक था। तो यह दिनेश रजक था। देखिए, मुझे याद है तब कृष्णा चौधरी डीआईजी थे, उन्होंने कहा था कि दिनेश रजक को इस कदर अपराधी बनाने में रेलवे के लोगों की भूमिका है। तब डीजल सेट के इंजीनियर थे अनिल कुमार और चीफ मैनेजर थे अशोक कुमार सिंह। उनसे सोकौच पूछा गया था कि जब दिनेश रजक इतना बड़ा अपराधी है, वह रेलवे में कर्मचारी कैसे बना है, वह हर महीने तनख्वाह कैसे पा रहा है। खैर छोड़िए, ये तो दिनेश रजक का जो खौफ था वह आपने समझा कि सरकारी बंदा बिना उपस्थिति के सरकारी तनख्वाह ले रहा था और अब उसने गौतम मुखर्जी और प्याली मुखर्जी को मार डाला था। लेकिन बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि प्याली मुखर्जी पर दिनेश रजक की नजर कैसे लग गई, कहां उसने प्याली मुखर्जी को तार लिया। जैसा हमने आपको बताया, प्याली मुखर्जी बहुत अच्छा गाती थी, पार्टियों में जाती थी और जो कॉलोनी में फैमिली पार्टी होती थी वहां भी उनकी उपस्थिति होती थी, सुंदर थी। तो यह कहानी भी अजीबोगरीब है। जब हमने जमालपुर में जाकर पता करने की कोशिश की थी तो देखिए, रेलवे क्वार्टर, तब क्या होता था, रेलवे का एक फोन क्वार्टर में लगा हुआ करता था, लेकिन रेलवे का यह फोन क्वार्टर में जितने भी क्वार्टर हो सभी में नहीं लगा करता था। कोई एक क्वार्टर में लगा होता था और वहीं से क्वार्टर में जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे कर्मचारी रहते थे, उनके संदेश पहुंचते थे या उनके परिवार वालों को यदि कोई फोन करना होता था तो उसी क्वार्टर में जाते थे और वहां से अपने परिवार के सदस्यों को जो ड्यूटी पर थे उनको फोन किया करते थे। तो देखिए, इस रेलवे क्वार्टर में जो ये कैंपस है उसमें एक निर्मल कुमार घोष रहते थे, एनके घोष। उनके ही घर में रेलवे का फोन लगा हुआ करता था। तो जिन्हें भी फोन करना होता वे एनके घोष के घर जाते और एनके घोष थोड़े रंग मिजाज वाले व्यक्ति थे, गंदी हरकतों में शामिल रहते थे। तो एनके घोष का जो कनेक्शन था वह गंदे लोगों से भी था। तो जैसा हमने बताया कि दिनेश रजक का जो गुरु या बॉस सुरेंद्र यादव था, जो 1995 में मार दिया गया था, तो एनके घोष और सुरेंद्र यादव के बीच जान पहचान थी। तो एनके घोष की बेटी हुआ करती थी काकोली घोष, जो चर्चा तब बताई गई थी। तो सुरेंद्र यादव जो मार दिया गया, जो दिनेश रजक का बॉस था, सुरेंद्र यादव और काकोली घोष में दोस्ताना संबंध था। देखिए, याद रखिएगा, मैंने अवैध संबंध की बात नहीं कही है। सुरेंद्र यादव और काकोली घोष का दोस्ताना संबंध था। तो जब सुरेंद्र यादव एनके घोष के घर में जाता था तो उसका चेला दिनेश रजक भी जाने लगा। जब सुरेंद्र यादव की हत्या हुई तो दिनेश रजक का उठना बैठना और ज्यादा तेज हो गया। तो देखिए, अब वारदात की तारीख जहां से प्याली घोष को टारगेट किया गया, 11 अप्रैल 2001 की शाम को पति बाजार गए हुए थे, बिटिया भी बाजार गई हुई थी। तो ये प्याली मुखर्जी जो हैं, एक और रेलवे कर्मचारी ओमियो कुमार दास की पत्नी, जिनका नाम था मौसमी दास, के साथ किसी को फोन करने को एनके घोष के घर पहुंची थी। तब एनके घोष जाम लड़ा रहे थे और जाम किसके साथ लड़ा रहे थे? दिनेश रजक के साथ लड़ा रहे थे। देखिए, यह कहानी आपको हम इसलिए भी बता रहे हैं कि बाद में दिनेश रजक ने कोर्ट में सरेंडर किया था, वह गिरफ्तार तो नहीं किया सका था। तो उसने स्वीकारोक्ति बयान में भी इस बात की जानकारी दी थी। तो उसने यह बताया कि जब हम लोग वहां बैठे थे इनके घोष के घर में, तो बाहर से दस्तक हुई दरवाजे पर और दस्तक सुनते ही हमने सुना कि 2 महिलाओं की आवाज है। मैं जाकर कमरे के भीतर छुप गया। फिर कमरे के भीतर, इनके घोष के घर के भीतर 2 महिलाओं की एंट्री हुई, जिसमें प्याली मुखर्जी
और मौसमी दास थी। तो यह जो छुपा हुआ दिनेश रजक था, हैवान, शैतान, बलात्कारी, उसने कमरे के भीतर से फोन कर रही प्याली चटर्जी को टाल लिया। प्याली चटर्जी तब काले रंग की साड़ी, ब्लैक साड़ी और लाल रंग की ब्लाउज पहनी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। दिनेश रजक ने बताया, उसने शब्द का इस्तेमाल किया था, चोख लग रही थी। तो मैंने कमरे के भीतर से झांका और जैसे ही हमने देखा, मैं उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और मेरा मन गंदा काम करने को उफान मारने लगा। तो दिनेश रजक ने कहा कि वह वहां से जाती इसके पहले ही, वह अपने घर पहुंचती इसके पहले ही हम उसके घर के भीतर पिछले दरवाजे से प्रवेश कर गए और जैसे ही वह आई, हमने बलपूर्वक, उसके साथ 2 और साथी थे, गंदा हरकत प्रारंभ कर दिया। मैं जब गंदा काम कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। मैं समझ गया कि प्याली के हस्बैंड गौतम मुखर्जी आ गए हैं। तो मैं तो अपने बहसीपन में डूबा हुआ था। हमारे साथियों ने दरवाजा खोला, उन्हें भीतर खींच लिया और जब वे विरोध करने लगे तो गोली मार दी। पत्नी प्याली मुखर्जी को भी हमने इसलिए गोली मारी क्योंकि वह चश्मदीद गवाह बन सकती थी। वह अपने पति के आने के बाद मेरे गंदे काम का विरोध कर रही थी। तो इस घटना के बाद आप समझ सकते हैं जमालपुर शहर का हाल क्या हुआ होगा। जमालपुर शहर के लोग सड़कों पर उतर आए, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कुछ दिनों के बाद दिनेश रजक ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन बाकी जो 2 साथी थे वे तत्काल गिरफ्तार नहीं किया सके। और इस घटना ने पूरे बिहार में जो बांग्ला भाषी थे उनके भीतर आतंक, भय का माहौल पैदा कर दिया। वैसे भी बिहार की स्थिति ठीक नहीं थी, हमने प्रारंभ में ही बताया। और आपको विश्वास न हो तो आप कभी किसी के सहयोग से साल 2000 से 2005 के अखबारों को देखिए, आपको पहला पन्ना सिर्फ खून से भरी खबरों में सिमटता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए, मुझे याद है कि आक्रोश कितना था। शोभना अनाथ हो गई थी, 6 वर्ष की बेटी। जिंदगी में क्या होगा कुछ भी नहीं पता। बैरकपुर से नौकरी करने आए थे, बंगाल छोड़कर बिहार आए थे। मुझे याद है तब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हुआ करते थे डॉक्टर दिलीप सेन, बिहार के बहुत ही बड़े पैथोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा था कि बिहार में बांग्ला भाषी असुरक्षित है, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। और बिहार बंगाली एसोसिएशन भी आंदोलन लगातार करने लगा था। तो जमालपुर की यह घटना, इसके बाद जमालपुर में कई अपराधी गिरोह पैदा हुए। देखिए, जमालपुर के दर्शकों को हमने यह कहानी सुनाई। जमालपुर की कई कहानियां हैं, लेकिन सभी कहानियां आपको एक साथ हम नहीं सुना सकते हैं। जमालपुर जैसा बसाया गया था वैसा अब नहीं है। हालात वहां बिगड़े हुए हैं, अब बहुत कुछ उजड़ चुका है। और 1990 से 2005 के बीच का जो आतंक रहा, उसने जमालपुर को और चौपट किया। ठीक है, जमालपुर के बारे में आज भी कहा जाता है कि वह रेल नगरी है। हालांकि वहां से रेलवे कारखाना को, लोकोमोटिव को, दूसरे ट्रेनिंग सेंटर को यहां वहां ले जाने की कोशिशें भी हुई, तब जमालपुर के लोग गुलबंद हो गए थे। लेकिन जमालपुर की यह घटना, गौतम मुखर्जी और प्याली मुखर्जी की हत्या, आज भी मुझे उस रूप में याद है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। इसलिए यह दर्दनाक कहानी, जैसा हमने कहा कि मैं वैसी कहानी नहीं सुनाना चाहता हूं जिसमें महिलाओं के साथ ज्यादती हो। खैर, तो दर्शकों की डिमांड थी, हमने आपको यह कहानी सुनाई। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।